दिनेश डबराल की एक कविता को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ कि इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत कई बार हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार तानाशाह हुए हैं। राहत इंदौरी भी कहते हैं कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। ऐसे ही सच को अपनी बात बनाने वाले वीरेंद्र भाटिया हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन आज बहुत सॉफ्ट उसके ऊपर हैं कि पूरन मुदगिल जी मेरी नज़र में के ऊपर उन्होंने बोलना है। अर्थबिंब प्रकाशन चलाते हैं, बहुत फाइनेंसिंग का कारोबार करते हैं, लेकिन मन से आत्मा से साहित्यकार हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपकी तालियों के बीच। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, प्रबुद्ध श्रोताओं, पूरन मुदगल जी के बारे में बोलने का आदेश हुआ है। खुशी भी है और हैरानी भी है कि पीछे की पंक्ति में बैठने वाला एक श्रोता अग्रणी पंक्ति के एक साहित्यकार के बारे में आज बोल रहा है, उन्हें बोलने के लिए कहा गया है। अंतिम पंक्ति के श्रोता और अग्रणी पंक्ति के साहित्यकार के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरन मुदगल जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं और मुझसे बेहतर कह सकते हैं। लेकिन संस्था ने दुस्साहस किया है तो अब आपको झेलना पड़ेगा। सुरेश वर्णवाल कह रहे थे कि मैंने आपके नाम का अनुमोदन किया है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार मैं जितनी बार मुदगल जी के घर में गया आपको मैंने एक बार भी नहीं देखा, तो मैंने कहा अगर आपने गलती की है तो आपको झेलनी चाहिए। बहरहाल मैं बहुत ईमानदाराना तरीके से एक कन्फेशन करना चाहता हूं कि मैं अपने संपूर्ण ज्ञान को एकाग्र करके ये दावा करूं कि मैं पूरन मुदगल जी को जानता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 1% जानता हूं। और कुछ कॉमन परिचित लोग हैं जिनके माध्यम से मैं उन्हें जानता हूं, जो उनके भी परिचित हैं और मेरे भी परिचित हैं। तो ये आंकड़ा भी कुल मिला के 10% से ऊपर नहीं जाता है। यानी कुल 10% जो मैं जानता हूं उसमें से मैं पूरा एक व्यक्ति उकेरने की कोशिश कर रहा हूं जिनका नाम पूरन मुदगल है। और मेरा ऐसा दावा भी है कि शायद पूरन मुदगल जी को 100% कोई भी नहीं जानता होगा। वो इतने विशाल हैं, उनका जीवट, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इतना विशाल है कि पूरा उनको जानना संभव नहीं है। जिन लोगों के माध्यम से मैं मुदगल जी को जानता हूँ, उन्होंने समय समय पर कुछ बातें की, उनकी कुछ बातें, उनके कुछ कथन मैंने पेन डाउन किए, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। पहली स्टेटमेंट है जो उनके परिचित और मेरे परिचित, जो कॉमन परिचित हैं, उन्होंने कही। सिरसा में मुक्ति बोध को समझने और पढ़ाने वाले 1.5 लोग हैं। एक पूरन मुदगल और आधा मैं। ये स्टेटमेंट सुविख्यात साहित्यकार हरभगवान चावला जी की है और मुझे लगता है कि बहुत पुरानी स्टेटमेंट है। शायद उनके स्टेटमेंट में अब कोई और, उनकी लिस्ट में कोई एक आधा आदमी और जुड़ गया होगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि उनकी स्टेटमेंट में, उनकी लिस्ट में कोई एक आधा आदमी और जुड़ गया होगा, क्योंकि मुदगल जी के जाने के बाद सिरसा का साहित्यिक स्तर उठा नहीं है, गिरा है बल्कि। एक और स्टेटमेंट है, सिरसा में मुझे एक साहित्यकार ऐसा चुनना हो जो पढ़ता अधिक है और लिखता कम है, तो वह है पूरन मुदगल। ये स्टेटमेंट परमानंद शास्त्री जी की है। तुम्हें भाषा और शब्द के बारे में सीखना है तो मुदगल जी के पास जाओ। शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति। लगातार पूर्णता की ओर जाने की जिद का नाम पूरन मुदगल है।
साहित्यकार रमेश शास्त्री। मेरी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं मुदगल जी का शिष्य हूँ, एडवोकेट रमेश गोयल। सिरसा आने के बाद यदि मैं पूर्ण मुदगल से मिलकर नहीं जाता तो मेरा सिरसा आना अधूरा लगता है। साहित्यकार मनोज छाबड़ा। एक स्टेटमेंट मनोज छाबड़ा की और बड़ी कमाल की है कि हिसार में पूर्ण मुदगल के कद का कोई साहित्यकार नहीं है और आप फख्र करिए कि आपके पास पूर्ण मुदगल है। मुझे लगता है इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया जाना चाहिए और जो भी 2 या 3 मिनट में मैं गुरु जी के बारे में कहूँगा तो बार बार उनको आपकी ये स्टेटमेंट याद रहेगी, याद आएगी। एक और स्टेटमेंट है, मैं जिसने वो स्टेटमेंट कही उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो स्टेटमेंट बड़ी कमाल की है कि पूर्ण मुदगल सिरसा के मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध भी समझ में नहीं आते, मुदगल जी भी नहीं आते। अब मैं किसने कही है उनका नाम नहीं ले रहा। एक और सज्जन हैं जिनके बारे में सिरसा उन्हें साहित्यकार के रूप में, उन्हें पाठक के रूप में या उन्हें साहित्य मर्मज्ञ के रूप में नहीं जानता। सिरसा उन्हें पॉलिटिकल हस्ती के रूप में जानता है और उनका नाम है XMP हेतराम जी। मुदगल जी की किताब है हम नहीं पढ़ते किताब, एक चिड़िया उसके भीतर काव्य संग्रह है। उसमें कविता है हम नहीं पढ़ते किताब। उस कविता को समझने के लिए मैंने अपनी ओर से यत्न किया और वो कविता मुझे समझ में नहीं आई। वो आप विडंबना देखिए कि जिन्हें मुदगल जी की कविता समझ में नहीं आती वो आदमी मुदगल जी पे बोल रहा है। वो कविता समझने के लिए आसपास के कुछ मित्रों से मैंने जिक्र किया और उसकी जो गहराई है कविता की वो समझा नहीं पाए। और हेतराम जी के पास मेरा आना जाना रहता था, तो जब भी मैं जाता तो वो कहते वीरेंद्र कोई किताब लेके आना जब भी तुम आओ। तो उस बार मैं वो किताब लेके गया गुरुजी वाली और मैंने कहा कि गुरुजी आपके MP साहब आपके लिए किताब लाया हूँ, लेकिन मुझे आपको ये कविता समझानी पड़ेगी जो उन्होंने लिखा है। और एग्जैक्टली उन्होंने उस जगह से पकड़ा जहाँ पे मैं उलझा हुआ था, परमथ्यू से। परमथ्यू को पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि शैली की एक कविता है प्रमोथ्यूस अनबाउंड, और उसमें उन्होंने परमथ्यू के बारे में जिक्र किया है कि एक यूनान का पात्र है और यूनानी पौराणिक पात्र है जो स्वर्ग से आग चुरा लाया था मनुष्यता के लिए, और आग चुराने की सज़ा के रूप में परमथ्यू को पहाड़ से बांध दिया गया था और एक बूढ़े बाज से उसका मांस नुचवाया जाता था और उसे ये वरदान भी दिया गया था कि रोज़ आपको नया मांस आएगा, रोज़ आपका मांस जो है वो बूढ़ा बाज नोचेगा। और इस तरह से परमथ्यू जो है उसको ये सज़ा दी गई। और बाद में धर्मवीर भारती ने परमथ्यू पे एक पूरी श्रृंखला लिखी, एक पूरा रचना उन्होंने लिखी। और धर्मवीर भारती ये लिखते हैं जो आज जिस कविता में जिक्र है, हेतराम जी कहते हैं कि मैं इस कविता पे पूरा दिन बोल सकता हूँ कि परमथ्यू मनुष्यता के लिए आग लेके आया और आग आदमी ने उसका यूज़ किया, उसका मिसयूज़ भी किया, लेकिन वो परमथ्यू को सामने देख रहे हैं कि उसका मांस नोचा जा रहा है और हुजूम जो है वो कुछ नहीं कहता है, वो देखता है और आनंद लेके वापस चला जाता है। आज के संदर्भ में भी हम जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग और उसका यूज़ तो सब लोग करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं हम उनके खिलाफ भी खड़े होते हैं। ये कविता बहुत लंबे विमर्श को खड़ा करती है। तो जब उन्होंने वो पूरा उसका वो कविता मुझे समझा दी तो 2 बार 3 बार 4 बार मैंने उस कविता को बहुत बार पढ़ा। तो मैंने कहा गुरुजी MP साहब, इस कविता में परमथ्यू जो है वो यूनानी पात्र है। वो झोले में से किताब निकालता है और श्लोक पढ़ने लगता है और श्लोक उसके संस्कृत में है। तो ये कविता में कोई टेक्निकल कमी नहीं है। हेतराम जी कहते हैं वीरेंद्र, कवि लोकल नहीं होता, कवि की दृष्टि वैश्विक होती है।
विश्व में आग के दुरुपयोग के जितने कारण हैं, जितने घटनाएं हैं, एक कविता में कवि ने पिरोया है। आप कवि की कविता को पढ़ के कवि के बड़े होने का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा कवि है। मैंने कहा कवि वो बहुत बड़े हैं क्योंकि उनके पास में भाषा बहुत अच्छी है। हेतराम जी कहते हैं कि भाषा से कवि नहीं होता, कवि के पास कविता होनी चाहिए। वो एक कथन का जिक्र करते हैं, किसी विद्वान की स्टेटमेंट है कि यदि भाषा से कविता महान होती तो विश्व के तमाम महान भाषाविद महान कवि होते। लेकिन विडंबना ये है कि उनके पास भाषा है, कविता नहीं है। और मुदगल जी के पास भाषा और कविता दोनों थी। कुछ अवसर हैं जहां मैं मुदगल जी के सानिध्य में रहा और एक दो घटनाएं हैं, 2-3 घटनाएं हैं, मैं वो बोल के उसके बाद अपनी जगह लूँगा। बात के वक्त उन्हें भी बोलना है। 1994 की बात है, सिरसा साक्षरता मिशन के सिरसा ब्लॉक की एक मीटिंग थी। मैं उस ब्लॉक में असिस्टेंट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था। 8-10 लोग उसमें शामिल थे और मुदगल जी आए मीटिंग में और आते ही उन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक सवाल पूछा। उनकी आदत थी वो एक पूरे संदर्भ से अलग कुछ सवाल पूछते थे और असल साक्षरता वही थी। मुझे लगता है कि हम जो कार्यकर्ता थे उन्हें पढ़ाने का काम गुरुजी बीच बीच में करते रहते थे। उन्होंने सवाल किया कि आप में से कोई तस्लीमा नसरीन को जानता है? अब मुझे तो एक सुविधा है कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो साहित्यकारों को नहीं भी जानता हूँ तो मुझे स्पेस मिल जाता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं जानता था। भारत भूषण साइंस मास्टर जो अब दिवंगत हो गए कोविड की वजह से, उन्होंने कहा कि हाँ, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक लेखिका हैं और उन्होंने उपन्यास लिखा, कुछ लिखा, उसमें धर्म के बारे में कुछ लिखा, तो उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ। अब कल्पना करिए कि एक छोटी सी स्टेटमेंट आपके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव डालती है। और मुदगल जी ने कहा कि यस, अगर लेखक को अपने सरोकारों के बारे में पता है तो वही लेखक है। लेखक का पहला काम ये है कि वह जकड़ने और रूढ़ियों को पहचाने और फिर उस पर लिखे। ये स्टेटमेंट मुदगल जी की मुझे हमेशा याद रहती है। और उसके बाद मैंने तस्लीमा नसरीन की लज्जा, उनकी कविताएं और उनका फेरा उपन्यास वो कहीं से ढूंढ के पढ़ा। और उनकी लज्जा जब मुझे दिखी उन्हीं दिनों में, आसपास में घूम रही थी, तो वो किताब मुझे इस तरीके से ललचा रही थी जैसे भूखे को रोटी ललचाती है या किसी गरीब को पैसा ललचाता है, और मुझे वो किताब ललचा रही थी। आप यकीन मानिए कि मुझे तब से किताब वाले अमीर लगने लगे थे। जिनके पास किताब होती है वे लोग अमीर होते हैं। और कॉमर्स पढ़ा हुआ आदमी ये महसूस करे कि जिसके पास साहित्य है, जिसके पास किताब है, जिसके पास कविता है, वह अमीर आदमी है। ये बदलाव मुझे 94 में गुरुजी की वजह से मेरे भीतर पैदा हुआ। 1995 में एक टाइपिस्ट थे गुरुजी के, राहुल अरोड़ा। मैंने उन्हें कहा भी था कि प्रोग्राम में आना, वो आज पहुँचे नहीं। उनके वो प्रिय टाइपिस्ट थे और साक्षरता मिशन पहले जॉब करते थे, बाद में उनकी ड्यूटी रेड क्रॉस में नौकरी लग गई थी। वो बहुत कमाल के टाइपिस्ट थे। तो जॉब लग गई तो गुरुजी को वो उपलब्ध नहीं थे और मेरा लालच ये था कि अगर गुरुजी को टाइप करने का मौका मुझे मिले तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और मैंने हिंदी की टाइप सीखी उस वजह से। अंग्रेज़ी की टाइप मुझे पहले से आती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि गुरुजी ने कहा कि मेरे अंदर वो हुक्मचंद, उसका नाम हुक्मचंद था पहले, बाद में राहुल हो गया था, और राहुल मिल नहीं रहा हुक्मचंद, और एक आर्टिकल है अगर आप तुम टाइप कर दो तो। मैंने कहा जी मैं कर देता हूँ। तो आप कल्पना करिए वो टाइप का ज़माना क्या था कि आप अगर एक गलती होगी तो पूरा पेज आपको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर नया पेज आपको डालना पड़ेगा। आजकल तो कंप्यूटर का युग है तो आप गलतियाँ ठीक कर सकते हैं। तो मैं रीटेक वाला टाइपिस्ट था। मैंने 2 रीटेक लिए, 2 बार गलतियाँ की, पेपर निकाले। तीसरी बार में मैंने ठीक टाइप करके गुरुजी को पकड़ा दिया। टाइप पास बैठ के करवा रहे हैं आप, और उसके बाद भी आप
गलतियां ढूंढ रहे हैं उसको, बहुत बारीक देखते देखते, और एकदम से रुक गए। वीरेंद्र गलती तो रह गई। तो मैंने बहुत झिझकते हुए कहा कि गुरुजी फ्लूट लगा लीजिए। और गुरुजी को फ्लूट से बहुत चिढ़ थी। गुरुजी को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अनुशासित और व्यवस्थित चाहिए होता था। उनका घर, उनकी लाइब्रेरी, उनकी किताबें, किताबों का रैक, उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनके बाल, दवाई लेने का टाइम, इवन के रोज़ शेव भी करते थे, बहुत वो रहते थे। और फ्लूट लगाने से उनको बड़ी चिढ़ थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मना नहीं किया, बोले मैं ठीक है। तो वो धीरे धीरे फ्लूट की वो शीशी खोल रहे हैं, उसमें से ब्रश निकाल रहे हैं और शब्द के ऊपर घिस रहे हैं, और बहुत शालीनता से, बहुत शरीफ, बहुत सहज तरीके से कहते हैं, वीरेंद्र, जिंदगी फ्लूट लगाने का मौका नहीं देती। बहुत बढ़िया। एक साहित्यकार बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है, और जो खासकर भाषा का जानकार है वो तो बहुत ही कंजूस होता है शब्दों के बारे में। और गुरुजी ने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट कही कि वीरेंद्र, जिंदगी फ्लूट लगाने का मौका नहीं देती। उसके बाद आपको खुद समझना है कि आपको करना क्या है, आपको गलतियां करते रहना है या गलतियां नहीं करनी है। साहित्य में भी गुरुजी उतने ही कंजूस थे शब्दों के मामले में। मैं जितना यहाँ खड़ा होकर शब्दों का मिसयूज़ कर रहा हूँ, अगर गुरुजी किसी के बारे में बोल रहे होते तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते। ये उनकी खूबी थी और भाषा भी उनकी पकड़ भी थी। 1995 में सिरसा में एक डीसी साहब आए। सिरसा साक्षरता मिशन का जो पूरा जो ये संस्था थी वो डीसी साहब के नीचे काम करती थी। डीसी साहब ने एक बिल दिया कि ये 6500 रुपये का बिल है, घर में फर्नीचर वगैरह लेके आए थे, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो उस पर पूरा जो साक्षरता मिशन के जो लोग थे वो अड़े, बोले ये नहीं होता, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि निजी किसी काम का बिल जो है वो हम अपने संस्था में एडजस्ट कर दें, तो ये संभव नहीं है। और डीसी साहब, ये रंजीत सिंह जी भी बैठे हैं, उससे साक्षी हैं। और मुदगल जी अड़ गए, सभी अड़ गए, ये सभी लोग। तो डीसी साहब ने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी। उन्हें शायद पता नहीं था कि मुदगल जी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानते हैं। तो मुदगल जी ने अंग्रेज़ी में उनका जवाब दिया और डीसी साहब की हिंदी हो गई। ये हिंदी हो गई दरअसल एक मुहावरा है, तो आप हिंदी को थोड़ा और तरीके से मत लीजिएगा। और वैसे ही मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो मैं थोड़ा ये स्पेस ले लेता हूँ कि मुझे भाषा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और डीसी साहब ने उसके बाद में ऑडिट और बहुत चीज़ें की। और उस वक्त मैं सिरसा साक्षरता मिशन में अकाउंटेंट था, और पूरे उस ऑडिट प्रोसेस में से मैं निकला बाहर। और रोज़ मुदगल जी कहते थे कि क्या हो रहा है। मैंने कहा जी कुछ नहीं, ऑडिटर आते हैं और वाउचर वगैरह मांगते हैं, रजिस्टर मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। मैं उनको पकड़ाता रहता हूँ, पर ठीक है, डरना नहीं है और करते रहना। डरना नहीं है, ये बड़ी कमाल की एक स्टेटमेंट है जो आपको उस डर में से निकालती है, जो गलत को गलत कहने की आपके अंदर ताकत भरती है। और मुदगल जी ने डीसी के सामने गलत को गलत कहा। लगातार हम बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं यहाँ कहूँ तो पूरी शाम हो जाएगी, जहाँ पे वो गलत को गलत कहने के लिए खड़े हो जाते थे, ये गलत है, ये गलत है। और मुझे लगता है कि वो एक पूरा समूह था उसको, है ना। आज तक उन्हें गैंग कहते हैं, और वो गैंग भी अच्छा शब्द है कि जो जिद करता है कि हमें गलत को गलत कहना है। और वो पूरा ग्रुप जो है वो गलत को गलत कहने की इस इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। उन्हीं में एक राजेंद्र जौहड़ थे। तो जब ऑडिटर आते और एक महीना वो लगातार ऑडिट करते रहे, कुछ नहीं मिला, तो बाद में एक दिन वो दोपहर को आके सो गए। तो राजेंद्र जौहड़ ने डीसी साहब को फ़ोन किया, बोला जी आपने जो लड़के भेजे थे वो तो आके सो गए, यहाँ पे हमारी ऑडिट हो रही है और वो उसकी शिकायत कर रहे हैं कि साहब आपके लोग आए थे, यहाँ पे आके सो गए। तो ये जो पूरी ताकत थी, जो पूरी शक्ति थी, ये उस पूरे समूह में मुझे लगता है कि कुछ लोगों की वजह से आई, और मुदगल जी उनके लीडर थे। और उसी ग्रुप ने बाद में फिर छत्रपति वाली लड़ाई भी लड़ी, और छत्रपति स्मृति समारोह सब कुछ आपके सामने रहा। और पहला जो समारोह था वो यहीं इसी जगह पे हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष पूर्ण मुदगल जी थे, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुदगल जी ने बाद में की। 2002 में रामचंद्र छत्रपति मेरी कविताएं लगातार अखबार में छाप रहे थे। ईश्वर श्रृंखला थी और 5-6 कविताएं उन्होंने लगातार प्रकाशित की। गुरबख्श मोंगा जी का फ़ोन आया कि वीरेंद्र, गगन फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक मीटिंग है और तुम्हारी कविताएं सुनी जाएंगी, तुम पहुंचना वहाँ पे।
तो अफजल गगरी छलकत जाए, मैं भी छलकता छलकता वहाँ पे पहुँच गया। मुदगल जी वहाँ पे थे, रणजीत सिंह जी भी थे, चावला जी थे, छत्रपति थे, मोंगा जी। पूरन मुदगल जी ने वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछते हैं, साक्षरता करते रहते थे। बोले वीरेंद्र, तुम कविता क्यों लिखते हो? अब मुझे लगता है कि तुम कविता क्यों लिखते हो, ये ऐसा सवाल है जो 90% लेखकों को, कवियों को मालूम नहीं है, और स्वाभाविक है कि मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही मन में आता है, मैं लिख देता हूँ, कुछ खास सोचता नहीं हूँ। मुदगल जी कहते हैं कि ये सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है एक लेखक के लिए कि उसको अगर ये पता नहीं है कि वो लिखता क्यों है तो उसे लिखना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी क्यों लिखना चाहिए? और उसके तुरंत बाद एक अगला सवाल कि वीरेंद्र, लेखक और साहित्यकार में क्या फ़र्क होता है? अब आप कल्पना करिए कि जिसे ये नहीं पता कि कविता क्यों लिखते हो, उससे ये पूछा जाए कि लेखक और साहित्यकार में क्या फ़र्क है, तो नहीं बता सकते ना। तो इस मामले में बहुत ईमानदार हूँ, मैंने कहा गुरुजी नहीं पता, ये तो नहीं पता। कहते सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना कि लेखक का सब कुछ लिखा हुआ साहित्य नहीं होता। क्या बात। एक लाइन बाद में मुझे चावला जी का, शास्त्री जी का, कुछ लोगों का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहती है कि मेरे पास कम से कम 1000 कविताएं होंगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक कविता संग्रह है। आपका लिखा सब कुछ साहित्य नहीं होता, ये लाइन हमारे लिए मार्गदर्शक लाइन है जो बताती है आपको कि लेखक और साहित्यकार में फ़र्क क्या है। एक लास्ट एक्सपीरियंस में शेयर करके और फिर अपना स्थान लेता हूँ। शब्द के 8 कदम उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसी जगह पे उसका विमोचन था, मैं उस कार्यक्रम का मंच संचालक था, मुझे याद है। और ये बात मुझे लगता है कि शायद 15-20 साल पहले की होगी। 15-20 साल कुछ होते नहीं हैं। शब्द के 8 कदम 8 ऐसे लेखकों के बारे में था जो उनकी शब्द यात्रा, उनका शब्द का जो सफ़रनामा था, उसके बारे में मुदगल जी ने वो किताब लिखी। मुदगल जी वो नाम है जो शब्द ज्ञान से, भाषा से, जानकारियों से और कहने के ज्ञान से इतने भरे हुए थे कि अगर वो अपने बारे में लिखते, अपने आप को उद्घाटित करते, तो कितना कुछ लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने शब्द के 8 कदम, 8 लेखकों को चुना और उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी। और 15 साल 20 साल के बाद एक पूरा युग बदल गया। मुझे लगता है कि 15 साल पहले भी सिर्फ पूर्ण मुदगल जी ने उस युग को संभाल रखा था, और 15 साल 20 साल के बाद युग ऐसा है कि हम सिर्फ स्वयं को उद्घाटित करना चाहते हैं। मैं आपके बीच एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जो प्रयास पूर्ण मुदगल जी ने किया शब्द के 8 कदम लिखते हुए, क्या ऐसा प्रयास, कि ऐसी कोशिश हम पूर्ण मुदगल जी के बारे में कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।